पंजाब भर के तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, स्कूल खुल गए। एक दिन में 50% तलबा को आने की इजाज़त। केसों में इजाफे पर इस्लामाबाद की 27 गलियां सील। तालीमी इदारों में तदरीस का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने वाज़ेह कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ हफ्ते कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। अगर हालात बेकाबू होते नज़र आए तो तालीमी इदारे बंद करने पड़ेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन की तरदीद। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए बोले कि कराची की सूरत हाल खौफनाक और तशवीशनाक है। अगर उन्होंने इक़दाम किए होते तो डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में ना होता। कोरोना की चौथी लहर खतरनाक, अमवात और केसेस में इजाफा जारी। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 40 जाने ले गया। 24 घंटों के दौरान 4858 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड की गई। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट की। नहीं, हम उधर ही हैं, कहीं नहीं गए। दूसरे हिस्से में आए हैं। अच्छा, आ चुके हैं, ठीक है। वेलकम करते हैं जी आपको। इन्होंने कह दिया तो कर दिया। खैर, आज निकले तेरी तलाश में नई किताब का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है और आपको मालूम है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से एक्सक्लूसिव बात करते हैं। हमारे शो का हिस्सा है, यानी सो काइंड के हमारे शो का हिस्सा है। आज हम बात करें जी यॉर्कशायर के हवाले से। उनकी किताब है और ये कहते हैं कि उनका सबसे महबूब सफरनामा है जिसके बारे में वो बात करते हैं। तो देखते हैं आज वकार साहब क्या बात करें निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। इस दफ़ा जिस किताब पर हमने तारड़ साहब से बात करनी है उसका नाम है यॉर्कशायर। यॉर्कशायर जो है ये वादी गिज़र का अहाता करता है और वादी गिज़र जैसी खूबसूरत वादी इसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। इतनी खूबसूरतियाँ हैं और इतनी खूबसूरत वादी है और इसमें एक ज़बरदस्त किस्म की मुहिम की थी तारड़ साहब ने। 92-93 तकरीबन ये साल बनते हैं और वो एक ज़बरदस्त मुहिम थी। करोम्बर झील तक गए थे। उस वक्त करोम्बर के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं थी। बहरहाल ये एक बड़ी ज़बरदस्त मुहिम थी। इस पर हम बात करेंगे तारड़ साहब के साथ। तारड़ साहब, यॉर्कशायर का कद जो है वो आपके बाकी सफ़रनामों से कदरे मुमताज़ दिखाई देता है। आपसे भी जब पूछा जाए कि आपका पसंदीदा सफ़रनामा कौन सा है तो अमूमन आप यॉर्कशायर का नाम देते हैं। और यॉर्कशायर जो है आपके तमाम सफ़रनामों में अगर मैं उसको कहूँ कि वो सबसे जानदार एक अदबी शाहपारा है तो क्या आप ये समझेंगे कि ये मेरी एक ज़ाती राय है या इससे आप भी इत्तफाक करेंगे? यॉर्कशायर जो है वो तख्लीकी हवाले से बाकी जितने भी सफ़रनामे हैं मेरे उनसे कदर मुख्तलिफ। ठीक है। और उसमें एक पैटर्न जो है, मैं हमेशा हर सफ़रनामे के साथ अपना पैटर्न बदलता हूँ क्योंकि एक ही पैटर्न के साथ लिखते चले जाना तो वो मैकेनिकी सा अमल होता है। सोचता रहता हूँ कि इस सफ़रनामे को शुरू किस तरह करना है। चुनांचे यॉर्कशायर जो है वो एक ऐसे पॉइंट से शुरू होता है कि जब हम बिल्कुल वो मौत की एक चढ़ाई थी वो चढ़ रहे हैं और फिर फ्लैशबैक में जाता है जी। इसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स भी हैं और वो फिक्शनल है। मसलन मैंने मौत को डिपिक्ट किया और जो भी ट्रैकर होता है, माउंटेनियर होता है, सयाह होता है, जुनून खेजी जिसमें बहुत होती है, उसके अंदर डर तो होता है एक मौत का। वो हमगीर एक प्रेजेंस जो है महसूस करता है और वो मैंने ट्रैक्स में महसूस की तो उसको मैंने एक किरदार के रूप में डाल दिया। वो किरदार सरासर मेरा नहीं है। बर्गमैन की एक फिल्म थी द सेवंथ सील, उसमें वो मौत दिखाई गई है, बल्कि दिखाया गया है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। हमेशा हम मौत को औरत के रूप में देखते हैं कि मौत आ गई जी, लेकिन उसमें एक मर्द के रूप में है और बहुत इफेक्टिव है। तो वो मैंने किरदार क्रिएट किया जो मेरे साथ साथ चल रहा है। ठीक है। और वो देख रहा है, उसके हाथ में कोई रजिस्टर है कि इसकी बारी आई या नहीं आई।
और इस दौरान वो एक रेफरेंस जो काफ़ी बाद में डिस्कस भी हुआ, क्योंकि वो जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए मेरी तहरीरों में, पानी, परिंदे और मौत, तो मौत के हवाले से कि मसलन जब करोमर एक जगह है झील किनारे, तो मैं जा रहा हूँ और फूल खिले हैं और बड़ा खूबसूरत सारा मंजर है, बर्फपोश पहाड़ हैं, उधर ब्रोगल है, अफ़गानिस्तान है वगैरह वगैरह, एक स्ट्रेंज लैंडस्केप है जी। लेकिन वेरी सेफ। तो वहाँ मैं देखता हूँ कि डेथ खड़ी हुई, जो खड़ा हुआ है वो एक स्यापोश। तो मैं उससे पूछता हूँ कि जनाब बात ये है कि यहाँ तो कोई ख़तरा नहीं, यहाँ ऊपर से पत्थर भी नहीं आ रहे, मैं नीचे नहीं गिर सकता, कोई दरारें नहीं है, तो आप किस सिलसिले में तशरीफ़ लाए, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है डेथ की। तो वो कहता है, स्यापोश कहता है कि मैं इस मंज़र को तुम्हारे लिए खूबसूरत बनाने के लिए आया। वाह। और ये मेरी कन्विक्शन भी है। और वो स्यापोश ये कहता है कि अगर तुम्हें मालूम हो कि तुम हमेशा रहोगे और ये मंजर भी हमेशा रहेंगे, तो इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। जी ठीक। ये फना है जो आपको खूबसूरती अता करती है, हर मंजर में, हर चेहरे में, हर इंसिडेंट में, यहाँ तक कि जो खुराक आप खाते हैं, एंजॉय करते हैं, उसमें भी। ज़िंदगी के जितने भी मुसर्रत आमेज़ लम्हे होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि फाइनली फना आना है, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए। अगर आपको ये पता हो कि ये इसमें परमानेंस है इस लाइफ में, तो ठीक है, कोई भी मंदिर आप दोबारा आके देख लेंगे 200-400 साल के बाद, ये तो यही है ना। चुनाचे वो स्यापोश यही कहता है कि इसलिए मैं यहाँ पे हूँ कि मैं तुम्हें रिमाइंड करवा सकूँ कि मैं फना हूँ और ना तुमने यहाँ आना है, ना तुमने दोबारा मतलब इस ज़िंदगी में आना है, ये वक्त है इस मंज़र को देख लो। चुनाचे एक तो ये फिक्शनल कैरेक्टर था, ठीक है। फिर सोक्सराबाद में मुख्तलिफ 16 के करीब स्नो टाइगर्स उतरते हैं और उनको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। वो एक शिकारी ने कहा था कि मैंने 16 स्नो टाइगर्स मारे थे, और उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो फिक्शनल है और नावल के करीब। चुनाचे एक पूरा इसका पैटर्न, यानी इसमें ज़रा सा ये दुश्वार है पढ़ना, उस तरह आसान नहीं जिस तरह बाकी सफ़रनामे, क्योंकि उसमें जो पैटर्न है फ़िक्रों का, जो ग्रामर का है, जो लफाजी है, वो भी उसका अंदाज़ फिक्शनल है। तो आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक ज़माने में नज़ीर नाजी से चेयरमैन अकेडमी ऑफ लेटर्स के जी, तो तब एक प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिक्शन राइटर और पोएट एक हुआ, अनाउंस हुआ नेशनल लेवल पे, और अच्छी बात थी कि इतनी हाईएस्ट सतह पे आपको पजीराई मिले। तो मेरे नावल राख को चुना गया बेस्ट फिक्शन के हवाले से, और ये बहुत बड़ा एजाज़ भी था। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड आपको मिल रहा है और पहले वाला जी। तो वो जो सेरेमनी हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए, तो सेरेमनी के बाद जो जजेस थे उनके नाम बताए गए। पहले तो ज़ाहिर है कि हमें नहीं पता था कौन है, मेरे लिए तो सरप्राइज़ थी ये। तो उसमें शौकत सदीकी भी थे, अच्छा, और डॉक्टर सैयद अहमद खान और गालिबन यूसुफी साहब। तो शौकत सदीकी साहब को मैं पहली मरतबा बाद में चाय पे मिल रहा था, तो मैंने एक सीनियर राइटर की हैसियत से, जिनसे हमने सीखा भी, जिनको हम एडमायर भी करते थे जी, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि जी आपने राख को इस काबिल समझा कि इसको अवार्ड दिया जाए। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि इसके लिए आप मेरा शुक्रिया अदा ना करें, क्योंकि मैं राख को अवार्ड देने के हक़ में नहीं था। अच्छा, तो नेचुरली मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। मैंने कहा जी मुतफ़िक़ा फ़ैसला है, आपने अनाउंस किया है। कहने लगे है सही, लेकिन ये समझ लें कि मेरी मजबूरी थी, और वो ये थी कि इसी जो था, आप समझ लें कि जो मुआजना है मुख्तलिफ़ किताबों का, इसमें 2 किताबें थीं, एक तो राख थी और दूसरी भी आप ही की थी जिसका नाम है याक सराय। ओके, अच्छा, और मैं याक सराय के हक़ में था। टू माई माइंड वो राख से बेहतर लिखी हुई किताब।
तो बहादुर ये शौकत सिद्दीकी का कहना था। तो आपका ये कहना मेरा ख्याल दुरुस्त है कि याक सराय दीगर किताबों, दीगर सफ़रनामों से खासा मुख्तलिफ। ठीक है। तार साहब ये बताइए कि आपकी इस किताब का नाम है याक सराय, तो इस सफ़रनामा का ये जो नाम है आपने यानी याक के नाम पर रखा है, और आपकी जो बाकी सफ़रनामे हैं जो शुमाल के सफ़रनामे, पाकिस्तानी शुमाल के सफ़रनामे हैं, उनमें आपकी जो मोहब्बत है वो याकों के हवाले से हर जगह छलकती हुई दिखाई देती है। आप याकों का बहुत ज़्यादा आप तज़किरा करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ये बताइए कि ये तो आपने किताब का नाम में ही याक ले आए हैं, तो याकों के बारे में अगर कुछ बयान हो जाए। अशरफ अमान रिस्पॉन्सिबल। अच्छा। अशरफ अमान हमेशा याकों की बड़ी तारीफ करता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब भी जाते हैं नॉर्थ में तो समर में जाते हैं। अब याक बेचारे जो है ना वो उतनी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो दे हैव टू गो बियॉन्ड 12,000। ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कि भाई गर्मियों में ये लोग बुलंद चरागाहों पे चले जाते हैं तकरीबन तमाम। शमशाल वालों को देखिए, वो याक आगे लगाते हैं जी। और वो कौन सा दर्रा शमशाद है उसके पास जाके कोई 15-16 हज़ार फुट की बुलंदी पे याक कंफर्टेबल फील करता है। अदरवाइज एक और ऐसी इंफॉर्मेशन के तौर पे तो याक चूँकि बेकार हो जाता है गर्मियों में, तो जाहिर है कि बहुत पुराने अहद में जब ये सोचा गया कि भाई हम गर्मियों में भी काश्तकारी करनी है तो किस चीज़ के साथ की, तो ये मिक्सचर हुआ याक का और भैंस का। अच्छा। तो उससे जो नस्ल पैदा हुई वो थी जो। ठीक। तो जो जो है वो आप समझ लें कि आधा वो याक है और आधी भैंस, और वो उस लेवल पे जो स्कर्दू का है या हुंजा के आसपास का इलाका है वहाँ वो सर्वाइव कर सकता है। चुनांचे गर्मियों में बहुत सारे लोग जाते हैं और वो जो को देख के समझते हैं ये याक है। ठीक है। याक की अपनी शान होती है। जिस अशरफ अमान कहता था कि सर याक के ऊपर बैठो और उसकी ऊपर जो पुश्त है वो इतनी कंफर्टेबल और चौड़ी होती है कि किसी मर्सिडीज बेंज की क्या हो। और याक की एक और खासियत, जाहिर है कि मुझे याकों से बहुत मोहब्बत है तो वो ये है जी कि भाई एक तो मुश्किल तरीन जगहों पे उसका पाँव जो है वो इस तरह जुड़ जाता है जैसे उसमें मेखें ठोंक दी गई। मतलब कि आप उसको रास्ता भी नहीं है ना तो वो चढ़ जाएगा उसके ऊपर बुलंदी के ऊपर। नलतर पखोड़ा ट्रैक में मैंने देखा कि याक उतर रहे